चैप्टर 60। विहान को लगा सिया राहुल का जिक्र करेगी, लेकिन उसने लैब के बारे में बात की। मैंने इसे 3 महीने के लिए किराए पर लिया था। टाइम लगभग खत्म होने वाला है। क्या मैं इसे कंटिन्यू कर सकती हूँ? पहले तो विहान को आश्चर्य हुआ, फिर उसे तुरंत कहा, बिल्कुल, तुम जब तक चाहे इसका इस्तेमाल कर सकती हो। एक बार हमारे इंगेजमेंट हो जाए तो ये भी तुम्हारी ही प्रॉपर्टी होगी। फिर अपना रुख बदलते हुए विहान ने पूछा, सिया, क्या हम पहले सगाई कर सकते हैं? उससे सब्र नहीं हो रहा था, बस सिया को जल्द से जल्द अपना बनाना चाहता था। सिया ने अपनी थोड़ी ऊपर उठाई और विहान की ओर देखा। सगाई? मुझे नहीं लगता अभी सही समय है। तुमने अभी तक मेरा दिल भी नहीं जीता है। ये कहते हुए सिया ने हल्के से विहान की चेस्ट पर दबाया। अब विहान ने जेंटलमैन का सारा दिखावा छोड़ कर सिया का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में लस्ट साफ दिखाई दे रही थी। तभी सिया ने अपना हाथ वापस ले लिया। उसका मन कर रहा था वह अपने हाथ को रगड़ रगड़ कर साफ करें, पर खुद को कंट्रोल करते हुए उसने शांत भाव से कहा, अब मैं लैब जा रही हूँ। इतना कहकर पर मुड़ी और लैब में घुस गई। जितना ज्यादा वह इस तरह से पेश आती, उतना ज्यादा विहान का दिल दुखता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर का कोई हिस्सा फटने वाला हो। वो वहां बाहर निकला कि उसने जल्दी से फोन किया। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। क्या तुम वापस आ गए हो? अगर हाँ तो किसी को भेजो, मुझे अभी जरूरत है। और हाँ, वह कोई वायलेंट नेचर वाला होना चाहिए। जब वो फोन रखने ही वाला था तो उसे कुछ सोचा। उसने कहा, इतनी अच्छी चीज को इतने तक इसे छुपा कर क्यों रखा? दूसरी ओर फोन पर शौर्य था, जो का विहान की आवाज में उसकी इच्छा को सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखें घृणा से भरी थी। उसने कहा, चीज शेयर करने के लिए होती है। मैं आपको याद दिला दूं, हर गुलाब में कांटे होते हैं, सावधान रहें कि वह टूट न जाए। विहान ने शौर्य की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने दिए हुए गुलाब की बुके को देखकर उसके बेपरवाही से कहा, अगर इसमें कांटे हैं तो मैं उन्हें निकाल दूंगा। वैसे भी कांटे ही इन्हें रोमांचक बनाते हैं। शौर्य ने कुछ और नहीं कहा और फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद उसने दूसरा फोन किया, कुछ प्रश्न पूछे और फिर फोन काट दिया। उसके प्लानिंग के अनुसार उसके आदमी ने आरव से कांटेक्ट कर लिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसने आरव को गलत समझा था। उसने मान लिया था अब सिया के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेगा, पर उसकी ये गलतफहमी थी। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सॉरी को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि पिछले 2 सालों में सिया से जुड़ी कई शॉपिंग घटनाओं को उसने एंजॉय किया था। पर शिया अब जो कर रही थी वह उसकी उम्मीदों से परे था। खुद नरक में होने के बावजूद हमेशा दूसरों को बचाने के लिए तत्पर रहती थी। क्या ये लड़की बेवकूफ़ है? शौर्य ने खुद से कहा। तभी उसके दिमाग में एक और मजेदार आइडिया आया। वह सिया का रिएक्शन देखने के लिए एक्साइटेड था। सिया की आंखों में दिखाई देने वाले उन भावों की कल्पना मात्र से ही उसे काफ़ी सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था। ये सोचकर उसने किसी को बुलाया और कहा, किसी को विहान के पास भेजो, और हाँ, याद रहे वो थोड़ा वायलेंट हो। वहीं दूसरी ओर सिया ने लैब में बहुत अच्छा तुम निकाला। उसने जो थ्योरी तैयार की थी उसके अकॉर्डिंग उसके सभी एक्सपेरिमेंट सफल रहे। उसे रोशनी की एक किरण दिखाई देने लगी, क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट से न केवल नई दवाओं का विकास होगा, बल्कि शिवान की रिसर्च खारिज करने के लिए स्ट्रांग एविडेंस भी कलेक्ट होंगे। शिवान की रिसर्च अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर थी, जबकि सिया फाइनल पॉइंट पर। वह अपनी रिसर्च कंप्लीट करने में बस एक कदम दूर थी। अगला स्टेप क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट था। ये एविडेंस ओरिजिनल रिसर्च को प्रूव करने के लिए काफ़ी था। वह राघव को जल्द से जल्द ये न्यूज सुनने के लिए बेताब थी। लैब से बाहर निकलते ही उसने राघव का नंबर डायल किया। हेलो मिस्टर शेखावत, मेरे पास आपको बताने के लिए एक गुड न्यूज़ है। तभी सिया रुक गई, क्योंकि उसने एक जानी पहचानी कर और उसमें बैठे इंसान को देखा। अचानक उसने बोलना बंद कर दिया और राघव ने हैरान होकर पूछा, सिया, क्या हुआ है? श्री शेखावत, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर सिया ने फ़ोन रख दिया और एक गहरी सांस ली। फिर वह सॉरी की ओर चल दी। अंदर बैठो, शौर्य ने उसे देखकर कहा। सिया चुपचाप पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। उसके बोलने से पहले ही शौर्य ने कहा, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, बस तुम्हें एक शो देखने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। सिया उसके शब्दों से थोड़ा घबरा गई। जैसे ही वह जवाब देने वाली थी, शौर्य ने कार को लॉक कर
दिया और स्क्रीन चालू कर दी। स्क्रीन चलते ही एक चीख गूंजी जो सिया के कानों में चुभ रही थी। सिया ने जैसे ही स्क्रीन पर नजर डाली उसने एक महिला को दर्द से करते हुए देखा। महिला का चेहरा कुछ जाना पहचाना था। उसने जेल में सिया को बहुत परेशान किया था जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकती थी। तभी स्क्रीन पर एक आदमी दिखाई दिया, एक आदमी जैसे सिया बहुत अच्छे से जानती थी। वह बहन था जो बिहार अभी तक उसके सामने देखा हुआ कर रहा था। अब वह एक अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसका चेहरा क्रूएल पर परवर्टित था। उसके हाथ में एक चाबुक था। उसे महिला के शरीर पर तेजी से वार किया। वो चाबुक कांटों से भरा हुआ था। चाबुक की आवाज गाड़ी में गूंज गई और उसके बाद विहान की आवाज आई, सिया तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। विहान की बातें सुनकर सिया को अचानक कुछ समझ में आया और उसने जल्दी से शौर्य की तरफ देखा। शौर्य ने हल्के से सिर हिलाया और स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लाइव है। ये कितना रोमांचक है। उसने आज मुझे फ़ोन किया और विशेष रूप से किसी पैशनेट पर्सन की डिमांड की। शौर्य बोलते समय सिया को गौर से देख रहा था। वो उसकी आंखों में डर या कोई इमोशन देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद वह फिर से गलत अनुमान लगा चुका था। सिया एक पल के लिए चौंक गई, फिर अपने आप को संभालते हुए उसने अपनी नज़र स्क्रीन पर घुमाई। चाबुक की आवाज़ बंद हो गई और उसकी जगह एक आदमी की संतुष्ट आवाज़ और एक महिला की चीज़ सुनाई देने लगी जिनका स्वर धीरे धीरे बदल गया। ऐसी आवाज़ सुनकर कोई भी एक्साइटेड हो सकता है, लेकिन कर में बैठे इन दोनों लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा कि स्क्रीन पर ऐसे देख रही थी जैसे कोई देव तमाशा देख रहा हो। जबकि शौर्य सिया को देख रहा था, उसका चेहरा धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा था। उसने अपनी उंगलियां रगड़ी जैसे किसी चीज को रोक रहा हो। दोनों में से कोई नहीं बोला और कार का सन्नाटा डरावना हो गया। जल्द से जल्द ये सन्नाटा तब टूटा जब किसी ने शौर्य की ड्राइवर वाली खिड़की पर नॉक किया। नोकिया बात सुनकर दोनों में हलचल हुई। दोनों बाहर की ओर देखने लगे। सिया ने राघव का जाना पहचाना देखा और एक रात की सांस ली। उसके बदलाव को देखकर शौर्य की आंखें ठंडी हो गई। उसकी स्क्रीन बंद कर दिया और अपनी खिड़की नीचे करके राघव का सामना किया। राघव ने केवल शौर्य की ओर देखा, फिर अपनी नज़र पैसेंजर सीट पर बैठी सिया पर घुमा ली। उसे सेफ देखकर उसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया। सिया, मैं तुम्हें खर्च ले जाने आया हूँ, राघव ने कहा। सिया ने चाहत महसूस की और वह कर से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक कुछ हुआ जिससे वह रुक गई। उसने शौर्य की ओर देखा। सॉरी ने धीरे से अपनी फोटो पर मुस्कान लेकर कहा, देर हो रही है, मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। अगली बार जब शो होगा तो मैं फिर से तुम्हें इनवाइट करूंगा। सॉरी के शब्द जो केवल उन दोनों को ही समझ में आए। सुनकर सिया ने अपने हाथ की मुट्ठी का कस ली। सिया थोड़ी देर के लिए चीज की, लेकिन फिर उसने अपना हाथ राघव के हाथ में रख दिया और पाया कि वह उतना ही गर्म है जितना उसने सोचा था। सिया को अपने पीछे खींचने के बाद और राघव ने फाइनली शौर्य को और देखा और कहा, आपको देखकर खुशी हुई मिस्टर जेलर। शौर्य ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुशी होगी मिस्टर शेखावत। मुझे उम्मीद है कि मैं कभी ना कभी आपको किसी शो से मनोरंजन कर पाऊं। इतना कहकर उसने गाड़ी की खिड़की बंद की और वहां से चला गया। राघव ने कर को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक रोशनी चमक रही थी। वह शौर्य के परिवार को जानता था और उसके पागल होने के बारे में भी सुन चुका था। दिल्ली में उसके द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स के कारण शौर्य के परिवार के पास उसे मुंबई भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। शौर्य के परिवार के साथ उसका कोई लेनदेन नहीं था और चूंकि उन्होंने उनका विरोध नहीं किया था, इसलिए वह आमतौर पर इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। इसलिए अब शायद ये बदल जाए। सिया की ओर मुड़ते हुए उसने अपनी सिकोड़ी और पूछा, तुम ठीक तो हो ना? सिया ने गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाया। फिर पूछा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? तुमने अचानक फ़ोन काट दिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गया। सच तो ये था, वह शौर्य की कार को देखने आया था। कार साउंड प्रूफ थी और प्राइवेसी के लिए उसकी खिड़कियां कलरफुल थी। जैसे ही उसने कर को देखा, उसे इंट्यूशन हुआ कि कार के अंदर सिया थी और वह सही था। उसने सिया का हाथ पकड़ लिया। वह बर्फ की तरह ठंडा था, इतने समय बाद गर्म कर नहीं हुआ था। क्या तुम मुझसे डरती हो? क्या उसने तुम्हें धमकाया? राघव ने पूछा। सिया ने सीधा आंसर नहीं दिया, बल्कि एक अलग ही चिंता साझा की।
आपको यह नहीं आना चाहिए था मिस्टर शेखावत। वो पागल है, सिया ने परेशान होकर कहा। वह राघव को इस झंझट में नहीं घसीटना चाहती थी, फिर भी उसने उसे किसी भी तरह शामिल कर लिया था। वह शौर्य को बहुत अच्छे से जानती थी। उसके पहले के शब्दों से साफ पता चलता था कि उसे राघव में दिलचस्पी है। ऐसे पागल द्वारा निशाना बनाए जाने का मतलब कभी भी अच्छा नहीं होता। ये सोचते हुए वह राघव से अपना हाथ खींचकर उसे गंभीरता से देखने लगी और बोली, मिस्टर शेखावत, अब से हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। राघव का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था और उसका फ्यूचर भी ब्राइट था। वह उसे पागल के हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। रात आपने ये सुनकर एक थका लगाया और सोचा, क्या उसे ये लड़की एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अचानक उसकी निगाहें बस जैसी ठंडी हो गई और वह तेजी से आगे बढ़ा और सिया की बाह पकड़ ली। उसकी आवाज़ पहले से भी ज्यादा ठंडी हो गई। सिया, लगता है तुम किसी बात को लेकर गलत हो। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे बहकाया जा सके। हमारे बीच क्या चल रहा है ये तुम्हें तय नहीं करना है। हम साथ रहेंगे या नहीं ये भी तुम्हें तय नहीं करना है। ये पहली बार नहीं था जब सिया को राघव से खतरनाक वाइब महसूस हो रही थी। उससे पहले भी ऐसा महसूस किया था, लेकिन वह तुरंत अपने नॉर्मल व्यवहार में आ गया था। उसे लगा था कि यह उसकी ओवरथिंकिंग है, लेकिन अब वह खुद को ये कहकर धोखा नहीं दे सकती थी कि यह सिर्फ उसकी ओवरथिंकिंग है। राघव उतना विनम्र नहीं था जितना वह दिखता था। इसके ऑपोजिट वह बहुत दबंग और जिद्दी था। शायद वह ऐसा इसलिए था क्योंकि राघव हमेशा उसकी मदद के लिए मौजूद था और उसने कभी भी उसे चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया था। हालांकि वह जानती थी कि वह दिखने में जैसा है वैसा नहीं है, फिर भी उसे डर नहीं लगा। दोनों की आंखें मिली और सिया की गहरी आंखों में अटूट विश्वास देकर रखा शांत हो गया। उसने धीरे से सिया का हाथ छोड़ा, अपना चश्मा ठीक किया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। माना कि मुझे प्रॉब्लम्स पसंद नहीं है, लेकिन मैं उनसे डरता भी नहीं हूँ, और इसके अलावा तुम्हारी प्रॉब्लम्स मुझे परेशान नहीं कर सकती। अब क्या करेगी सिया, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।